हेलो एवरीवन, नमस्कार। नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक के साथ आपके सामने जो है सो आया हूँ और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित ये मुद्दा है। तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट भी है, तो मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि मेरे को थोड़ा उतना समय नहीं मिल पा रहा था कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। लेकिन आज मैंने समय निकाला है वैसे, और आज इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। तो टॉपिक क्या है, उस टॉपिक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और जितना हो सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित ये मुद्दा है, तो इसके ऊपर क्या है कि जितना ज़्यादा सिंपल भाषा का प्रयोग करेंगे उतना ज़्यादा जो है सो आसानी रहेगी समझने में। क्योंकि जो लोग इंटरनेशनल रिलेशन की खबर नहीं रखते या फिर उनको जानकारी ना हो, तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगर वो 2-4 मिनट रुकेंगे यहाँ पे तो अच्छे तरीके से उनको कुछ जानकारी हो जाएगी। आज एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है कि जो सो ताइवान है, ताइवान एक देश है। ताइवान जो है, वहाँ की जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो है सो वहाँ पर सैन्य सेवा 1 साल के लिए अनिवार्य कर दी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सैन्य सेवा अनिवार्य नहीं थी, वहाँ पर सैन्य सेवा अनिवार्य थी, लेकिन 4 महीने के लिए केवल थी। पहले केवल 4 महीने के लिए सेना में जा सकते थे, लेकिन अभी जो है ना, वहाँ पर 1 साल के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दी गई है। दुनिया में ताइवान ऐसा नहीं, एकमात्र ऐसा देश है कि वहाँ पर सैन्य सेवा अनिवार्य की गई है। दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर सैन्य सेवा अनिवार्य है। जैसे मैं बात करूँ तो इज़राइल हो गया आपका, जो है सो तुर्की है, सीरिया है, उसके साथ साथ साइप्रस है, ब्राज़ील है, क्यूबा है, मैक्सिको है, नॉर्वे है, स्विट्ज़रलैंड है, उत्तर कोरिया, दक्षिणी कोरिया। ये सब ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर कि सैन्य सेवा अनिवार्य है। और लेकिन केवल अभी हम लोग ताइवान की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों ताइवान के लिए स्पेशल हम लोग जो है सो समय निकाले हैं ताइवान के ऊपर बात करने के लिए। तो अभी कुछ दिनों से ये ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो चाइना है, ताइवान को काफ़ी बड़े स्तर पे परेशान कर रहा है। ताइवान के पास में ही जो देश है, अभी यहाँ पे मैप में तो लगा है लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि इसमें शायद दिख नहीं रहा है सही ढंग से। तो ताइवान को चाइना काफ़ी लंबे समय से वैसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है, और इस समय लगभग 2 से 3 सालों में परेशानियां कुछ ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो ये क्या है परेशानी, क्यों चाइना बार बार जो है ताइवान को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, और इसके पीछे का इतिहास क्या है उसको भी समझेंगे। और क्यों ताइवान में सेना को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, इस चीज़ को भी हम लोग समझेंगे। ठीक, तो ताइवान इतना अहम क्यों है, पहले ये समझ लेते हैं। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि ताइवान और चाइना के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या वॉर है, क्या जो उनके बीच में जो है सो विवाद है, उस चीज़ को समझेंगे। ताइवान के बारे में अगर बात करें तो ताइवान मात्र 120 किलोमीटर की, चाइना के मेनलैंड से 120 किलोमीटर की दूरी पर जो है सो दक्षिण चाइना सागर में है। ये यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो ये दक्षिणी चीन सागर है, यहाँ पर उसकी लोकेशन है। और ये लोकेशन बहुत प्राइम लोकेशन मानी जाती है क्योंकि दक्षिणी चीन सागर जो है खनिज संपदा से भरा हुआ है। उसके साथ साथ अगर अपन बात करें तो चाइना के पास जो है सो वो इतनी प्राइम लोकेशन है, ताइवान एक इतनी प्राइम लोकेशन पर स्थित है कि वहाँ से हो करके बहुत सारे जो है सो शिप्स गुजरते हैं, और वो क्षेत्र बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। ताइवान जो है वैसे अपने आप को एक स्वतंत्र देश मानता है और वहाँ पर स्वतंत्र चुनी हुई सरकार भी चलती है, लेकिन चाइना कहता है कि ताइवान नाम का कोई देश है ही नहीं। एक्चुअली वो वन चाइना पॉलिसी को मानता है। वन चाइना पॉलिसी का मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो ताइवान हो, चाहे हांगकांग हो, मकाओ, ये सारी की सारी एक ही चाइना का भाग है। ठीक है, कोई चाइना के अलावा कोई दूसरा देश है ही नहीं। चाइना का ये कहना है कि चाइना के अलावा कोई दूसरा देश है ही नहीं। जिन जिन जगहों पर वो दावा ठोकता है वो कहता है कि हमारे हैं। ठीक, लेकिन ताइवान कहता है कि हम उनके अंडर में है नहीं, हम स्वतंत्र देश है। ठीक है, लेकिन अगर चाइना के अंडर में अगर ताइवान चला जाता है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, आपको बता दूं कि दक्षिणी चीन सागर में वो मजबूत हो जाएगा, चाइना बहुत बड़े स्तर पर मजबूत हो जाएगा। उसके साथ साथ दक्षिणी चीन सागर में बहुत सारे चाइना ने विवाद पाल करके रखे हैं। चाइना के बहुत सारे देशों से विवाद है, एक विवाद वैसे इंडिया से भी है। उसके साथ साथ 9 डैश लाइन जो है दक्षिणी चीन सागर में है, जिसको लेकर के बहुत सारे देश से उलझन में है चाइना। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ताइवान के ऊपर करेंगे। तो ताइवान के ऊपर अगर चाइना का कब्जा हो जाएगा तो देखिए सबसे ज़्यादा थ्रेट, सबसे बड़ा खतरा जो होगा वो अमेरिका को होगा। अमेरिका को खतरा कैसे होगा सर? तो देखिए गुआम द्वीप के ऊपर चाइना, अमेरिका की जो है सो
एयरफोर्स की तैनाती है, वहाँ पे सेना की तैनाती है। उसके साथ साथ जो है सो हवाई द्वीप में अमेरिका की सेना की तैनाती है। तो प्राइम लोकेशन है ये सब। और अगर चाइना ताइवान के ऊपर कब्जा कर लेता है तो ये लोकेशन और नज़दीक आ जाएंगी, कॉन्फ्लिक्ट खतरा और बढ़ जाएगा। और जो है सो इन दोनों के बीच में एक तरीके से कह सकते हैं कि जो लड़ाई ये दूर दूर से लड़ रहे थे वो लड़ाई बहुत ही पास आ जाएगी। तो ठीक है, ये सारे के सारे विवाद हैं। और ये विवाद का नाता कैसा क्या है इसको थोड़ा सा पुराने ढंग से समझते हैं, यानी कि थोड़ा पहले चलते हैं। विवाद को पहले थोड़ा सा लगभग आज से 70 साल पहले के विवाद को समझते हैं कि वो विवाद था क्या। ठीक, ये ताइवान जो है ये मेन चाइना से अलग क्यों हुआ, पहले इसको थोड़ा सा हम लोग समझ सकते हैं। देखिए, ताइवान जो है ना, आज के समय का जो ताइवान है 1945 के, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसके बाद जो है सो चाइना लगभग, भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद चाइना आज़ाद हुआ 1948, अगर गलत नहीं हो तो 1948 के आसपास जो है चाइना आज़ाद हुआ। और चाइना के आज़ाद होते ही वहाँ पर जो है गृह युद्ध छिड़ गया, वहाँ पर सिविल वॉर छिड़ गया। और उसके लीडर थे, सिविल वॉर के जो लीडर थे उनका नाम था माओ त्से तुंग। मेन चाइना के ऊपर उस समय ताइवान नाम का कोई देश नहीं था, चाइना के ऊपर नेशनल पार्टी कुओमितांग का कब्जा था, जिसके हेड थे उस समय हेड हुआ करते थे चियांग काई शेक। तो नेशनल पार्टी कुओमितांग, ये पार्टी का नाम था नेशनल पार्टी कुओमितांग, जिसके प्रमुख हुआ करते थे चियांग काई शेक। तो ये चाइना के ऊपर कब्जा कर कर रखे थे, वहाँ पर अपनी सरकार को चला रहे थे और पूरे चाइना को चला रहे थे। लेकिन उसी टाइम पे 1949 के आसपास जो है सो चाइना में सिविल वॉर, गृह युद्ध छिड़ गया। और ये गृह युद्ध छिड़ने वाले जो थे जिनका नाम था माओ त्से तुंग। माओ त्से तुंग के बारे में बता देता हूँ कि माओ त्से तुंग वही व्यक्ति है जिनको पूरी दुनिया में फॉलो कर करके लोग नक्सली बनते हैं। माओ त्से तुंग ने कहा था कि अगर आपको अपने अधिकार चाहिए तो आप जो है, आप ऐसे नॉर्मल तरीके से अपने अधिकार को नहीं ले सकते, आपको हथियार उठाना पड़ेगा। तो अपने राइट्स के लिए कहते हैं कि जो अपने राइट्स के लिए हथियार उठाता है वो माओ त्से तुंग के विचारों को फॉलो करता है, और उसे ही नक्सली आज के समय में कहा जाता है। ठीक, तो माओ त्से तुंग और उसके साथ साथ चियांग काई शेक की जो के बीच में जो है सो लड़ाई हुई। और 1949 के आसपास में ही जो है सो चियांग काई शेक को मेन चाइना लैंड छोड़ करके भागना पड़ा, क्योंकि माओ त्से तुंग की सेना ने उनको हरा दिया। और चियांग काई शेक यानी कि नेशनल पार्टी कुओमितांग जो थी उसको मेन चाइना छोड़ करके भागना पड़ा। कहाँ गए? ताइवान गए। ताइवान जो है, मैंने बताया आपको कि ताइवान की लोकेशन दक्षिणी चीन सागर में मेन चाइना से 120 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र में। ताइवान एक द्वीपीय देश है, वहां पर जाकर के ये लोग बस गए। यानी कि नेशनल पार्टी कुओमितांग के जो लोग थे वो जब माओ त्से तुंग की सेना ने हमला किया तो ये लोग सारा का सारा छोड़ करके कहाँ चले गए? ताइवान नाम के एक अपने अलग देश को बसा लिया वहां पर। और वही ताइवान आज के समय में एक तरीके से कह सकते हैं कि अपना एक स्वतंत्र देश बन गया है और एक जो है डेमोक्रेटिक सरकार को चला रहा है। लेकिन आज की जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, वो ये कहती है कि ताइवान जो है कोई देश था ही नहीं, पहले नहीं था ना आज है, वो आज भी हमारा ही हिस्सा है, वो वन चाइना पॉलिसी का ही हिस्सा है। तो आज भी चाइना उसके ऊपर जो है सो अपना दावा करता है और कहता है कि जब हम चाहेंगे तब ताइवान को अपने अंडर में मिला लेंगे। और यही सबसे बड़ी जो है परेशानी है ताइवान की, इसी हमले को वो बार बार झेलता रहता है। कभी भी चाइना अपने जो है फाइटर जेट्स को, कभी भी अपनी मॉकड्रिल को उधर एक्सरसाइज करवा देता है, कभी कभी अपने नेवी को भेज देता है, कभी कभी अपने जो है सो एयरफोर्स को भेज देता है। इस वजह से जो है ताइवान डर जाता है बीच बीच में लेकर के। ठीक, उसके बाद अगर बात करें कि ताइवान क्या सच में कोई देश है, क्या कोई देश उसको मान्यता देता है कि नहीं हाँ ताइवान देश है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसी कंट्रीज हैं, 13 देश ऐसे हैं जो ताइवान को मान्यता देते हैं कि ताइवान एक देश है। लेकिन जो जो देश ताइवान को जो है सो मान्यता देते हैं कि ताइवान एक देश है, उसमें बहुत सारे ऐसे देश हैं जो देने की कोशिश करते हैं कि ताइवान हाँ एक देश है। लेकिन चाइना क्या करता है कि उनके ऊपर कूटनीतिक तौर पर, डिप्लोमेटिक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश करता है और वो कहता है कि हम आपके साथ अच्छे रिलेशन बनाते हैं, आप ताइवान के साथ कोई रिलेशन मत बनाइए। ठीक है, आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, हम आपको हेल्प करेंगे। तो ताइवान के जो मित्र बनने की कोशिश करते हैं उनको पहले ही चाइना तोड़ देता है। ठीक, अब बात करते हैं कि मान लीजिए फ्यूचर में कभी युद्ध हुआ, अगर ऐसी स्थिति क्रिएट होती है तो क्या ताइवान अपनी रक्षा कर पाएगा? ऐसी भी तो सिचुएशन हो सकती है। तो अगर बात करें, देखिए प्रैक्टिकली तौर पे अगर अपन बात करें तो चाइना के पास इतनी ज़्यादा सेना है
कि प्रैक्टिकली ताइवान उसका सामना कर पाए, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ताइवान के पास मात्र 1.5 लाख एक्टिव सेना है, 1,63,000 के आसपास एक्टिव सेना है, यानी कि सक्रिय सैनिक है वहाँ पर जो हमेशा युद्ध के लिए रेडी है। उसके साथ साथ अगर चाइना की बात करें तो वहाँ पर लगभग 20 लाख से भी ज़्यादा जो है सो एक्टिव सैनिक है। उसमें से आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये सारे के सारे एक्टिव फोर्स में आते हैं। तो 20 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव फोर्स है चाइना के पास में। अगर वो जब चाहे तब उसको घेर कर करके जो है सो अपने अंडर में ले सकता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर पावर के मामले में देखें तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आर्मी के ऊपर, अपनी सेना के ऊपर खर्च करने के मामले में पहले नंबर पर अमेरिका आता है और दूसरे नंबर पे चाइना आता है। तो चाइना जो है अपनी सेना के ऊपर बड़े स्तर पर खर्च करता है, लेकिन कई कई बार ऐसा होता है कि उसकी सेना कई जगहों पर फेल भी हुई है। ठीक है, चाइना कर क्या सकता है और ताइवान उससे बच कैसे सकता है? देखिए, चाइना के पास बहुत बड़े स्तर पर हथियार है। मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करें तो लंबी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल उसके पास में, एक द्वीप से दूसरे द्वीप में मार करने वाली मिसाइलें उसके पास में हैं। उसके साथ साथ नेवी का सहारा ले सकता है, एयरफोर्स, और उसके साथ साथ जो है आर्मी का सहारा लेकर के वो चाइना क्या कर सकता है कि ताइवान को घेर सकता है, और उसके साथ साथ साइबर हमले भी उसके ऊपर कर सकता है। तो इतने सारे उसके पास हैं कि वो इन ढंग से कर सकता है। लेकिन ताइवान क्या कर सकता है? ताइवान केवल इस युद्ध को जितना हो सकता है उतना होल्ड कर सकता है। होल्ड का मतलब इस युद्ध को लंबा खींच सकता है। जैसे कि यूक्रेन और रसिया के बीच में जो युद्ध हुआ है, इसमें बाहरी देशों ने यूक्रेन को बहुत बड़े स्तर पर सपोर्ट किया, तो यूक्रेन ने युद्ध को लंबा खींचा, और यूक्रेन का एरिया भी बहुत लंबा चौड़ा है। तो इस वजह से जो है रसिया को अपने काम को करने में काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लग रहा है, क्योंकि एक बड़े एरिया को कवर करने, एक बड़े एरिया पर हमला करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और आप अपने मिशन को सक्सेसफुल करने में काफ़ी ज़्यादा समय ले लेते हैं। जबकि ताइवान की स्थिति ऐसी है कि ताइवान का एरिया उतने बड़े स्तर पर है नहीं, और समुद्र में चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो चाइना की जो एयरफोर्स है, नेवी है, वो चाहे चाइना तो चारों तरफ से इसको घेर सकता है। ताइवान बस एक ही काम कर सकता है, जो आपके उन्होंने बताया कि वो क्या कर सकता है कि जैसे अमेरिका ने उसको सहयोग किया, ब्रिटेन ने उसको हथियार सप्लाई कर दी, तो युद्ध को थोड़ा लंबा खींच सकता है। लेकिन देखिए, अमेरिका जैसा दोगला देश अभी तक हमने नहीं देखा। अमेरिका क्या है कि इतना भगोड़ा है, मैं तो उसको भगोड़ा ही कहूँगा। और दुनिया में जितने भी विवाद की जड़ है, दुनिया में जितनी भी विवादित संस्थाएं हैं, उसमें अमेरिका का रोल देखेंगे आप। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े विवाद हुए, क्या होता है कि अमेरिका जो है चाहता है कि दो कंट्रीज जो है युद्ध में उलझे रहे, या फिर ऐसी स्थिति क्रिएट कर देता है कि दो देश जो है वो युद्ध की स्थिति में आ जाते हैं, लेकिन युद्ध होता नहीं है उनमें। युद्ध की स्थिति आ जाती है और हथियारों की डिमांड एकाएक बढ़ जाती है, और अगर हथियारों की डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई कौन करेगा? अमेरिका करेगा। डेफिनेटली अमेरिका के पास लोग जाएंगे। तो उसका मेन काम रहता है कि दुनिया में विवाद को पैदा किया जाए और बड़े स्तर पर अपने हथियारों की सप्लाई की जाए। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सो बोइंग हो गई, लॉकहीड मार्टिन हो गई, बहुत बड़ी कंपनियां हैं वहाँ पे हथियार बनाने वाले और प्लेन बनाने वाली, वो वहाँ से सप्लाई करवा देते हैं, बहुत बड़े स्तर पर वो हथियारों की बिक्री करवाते हैं। अब अगर मैं बताऊं कि ताइवान और चाइना के बीच में युद्ध होगा तो अमेरिका जाएगा कि नहीं जाएगा, तो एक बात बता दूं कि ताइवान को लेकर के अमेरिका की जो नीति है वो अस्पष्ट रहती है, हमेशा अस्पष्ट रही है। अभी ताइवान चाइना को हिंसक होने में, या फिर चाइना ने जो बड़े स्तर पर कार्रवाई की है अभी, उसके पीछे अमेरिका का ही हाथ है। चाइना की वन चाइना पॉलिसी, यानी कि जो चाइना की जो नीति है, वन चाइना पॉलिसी, यानी कि केवल चाइना एक ही, उसके अलावा कुछ नहीं है, अमेरिका इसको मानता है। जब अमेरिका वन चाइना पॉलिसी को मानता है, यानी कि जब अमेरिका वन चाइना पॉलिसी को मानेगा, इसका मतलब यह है कि ताइवान नाम का कोई देश है ही नहीं उसकी नज़र में। तो जब ये वन चाइना पॉलिसी को मानता है तो फिर ताइवान को सपोर्ट क्यों करता है? वहां की जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है कांग्रेस की, वो क्यों ताइवान के दौरे पर जा रही है? और ताइवान को इतना ज्यादा अमेरिका सपोर्ट क्यों कर रहा है जब वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है वो? तो आपको कह सकता हूं, आप ऐसे खुद अनुमान लगा सकते हैं कि जो देश दोनों देश को सपोर्ट कर रहा है उसकी नीति कहां से स्पष्ट है। आप वन चाइना पॉलिसी को भी मान रहे हैं और ताइवान को भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा धोखेबाज कौन हो सकता है? धोखे की एक दो एग्जांपल दे सकता हूं अमेरिका का। अमेरिका ने 20 साल गुजारे अफगानिस्तान में, और वहां पर लंबे समय तक रहा, लेकिन फिर भी वहां पर शांति स्थापित नहीं कर पाया और वहां से छोड़ करके उसको भागना पड़ा। आप देखे होंगे वीडियो और फोटो बहुत सारे वायरल हुए थे कि अमेरिका के सैनिक कैसे छोड़ करके अफगानिस्तान को भाग रहे थे। ऐसे ही हुआ था 1975 में, वियतनाम युद्ध में वो उलझा हुआ था। वियतनाम में 1975 में साइगन नाम की एक सिटी है, जिसका अभी प्रेजेंट नाम जो है हो ची मिन्ह सिटी, लगभग ऐसी है कुछ, वो उसका नाम चेंज हो चुका है, हो ची मिन्ह सिटी, पहले उसको साइगन कहते थे। वैसे ही जैसे अफगानिस्तान में भागा वैसे साइगन से भागा था वो।
तो अमेरिका ऐसे है कि मुद्दे को उलझा देता है और उसके बाद उसको भागना पड़ता है वहाँ से, ठीक है। तो अमेरिका के ऊपर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। अब अगर बात करें कि क्या हालत सच में ख़राब होते जा रहे हैं, ताइवान और चाइना के बीच में युद्ध की स्थिति बन सकती है क्या? तो देखिए, वैसे युद्ध होना, क्योंकि यूक्रेन और रसिया के बीच में जो युद्ध हो रहा है, ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। युद्ध को शुरू करना बहुत आसान काम है, हलवा है, बहुत ही सिंपल काम है, लेकिन युद्ध को खत्म करना बहुत बड़ा टास्क होता है। आप युद्ध शुरू कर देंगे लेकिन युद्ध आपसे खत्म ही नहीं होगा। अब ये समझ लीजिए, जैसे कि रसिया ने स्टार्ट किया था यूक्रेन के ऊपर युद्ध, युद्ध शुरू तो हो गया लेकिन ये दोनों युद्ध को खत्म ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि फिर क्या होता है कि उसमें अपनी पावर को दिखाना पड़ता है कि नहीं यार, अगर युद्ध खत्म कर दिए बीच में ही भाग गए तो ऐसा लोग लूजर कहेंगे। जैसे अमेरिका अफगानिस्तान से भाग गया, सबने लूजर कहा, अमेरिका वियतनाम से भाग गया, लूजर कहा गया। तो लूजर का टैग कोई लेना नहीं चाहता, इसीलिए युद्ध शुरू करना बहुत सिंपल बात है, लेकिन युद्ध को खत्म करना अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम होता है, बहुत ही टफ काम होता है। तो कह सकते हैं कि क्या हालात खराब होते जा रहे हैं, युद्ध हो सकता है क्या? तो देखिए, युद्ध होगा नहीं, लेकिन क्या है कि चाइना जो है ना, बीच बीच में ताइवान को सिग्नल देते रहता है कि बेटा अगर नहीं सुधरे तो स्थिति खराब हो सकती है। क्योंकि देखिए 2020 हो गया, 2021 में, 2020 में भी कम से कम नहीं तो 20-30 प्लेन उसके हवाई क्षेत्र में घुस गए थे, ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुस गए थे। उसके साथ साथ 2021 में लगभग 53 एरोप्लेन फाइटर जेट्स ताइवान के क्षेत्र में गए थे। उसके साथ साथ अभी 2 दिन पहले की बात है, जब मैं वीडियो बना रही थी 2 दिन पहले की बात है, लगभग 43 फाइटर प्लेन जो है ताइवान के क्षेत्र में गए थे। तो ताइवान के लोग काफ़ी बीच बीच में डर जाते हैं कि क्या सच में युद्ध शुरू हो जाएगा क्या। तो इसी वजह से जो है ये फैसला लेना पड़ा, ताइवान की जो राष्ट्रपति हैं उनको ये फैसला लेना पड़ा कि नहीं, हम अपने यहाँ जो है सैन्य गतिविधि को बढ़ाएंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेना के लिए इन्वॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं कि दुनिया के लिए ताइवान की क्या अहमियत है। क्या ताइवान इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें? क्यों हम ताइवान एक छोटा सा देश, जबकि चाइना कितना बहुत बड़ा देश है, हम ताइवान को इम्पोर्टेंस दें कि चाइना को इम्पोर्टेंस दें? देखिए, दोनों देशों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ताइवान की इम्पोर्टेंस आज के समय में मुझे तो लगता है कि चाइना से ज़्यादा है। पूरी दुनिया में बड़े स्तर पर गैजेट्स, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे वो घड़ी हो, स्मार्ट वॉच हो, चाहे खिलौने से संबंधित कोई चीज़ हो, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे मतलब बड़े स्तर पर जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को यूज़ करते हैं, उसमें जो यूज़ होने वाली चिप होती है, पूरी दुनिया का 70% चिप केवल ताइवान बनाता है। और वहाँ की एक कंपनी है जिसका नाम है ताइवान मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, TMC कर करके। पूरी दुनिया में जितना चिप बनता है उसका 60% चिप ये अकेले कंपनी बनाती है। तो आप ये समझो कि अगर इस ताइवान के ऊपर चाइना का कब्जा हुआ तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर क्या असर पड़ेगा और किस बड़े स्तर से होकर के जो है सो ये रिलेशंस गुजरेंगे, ठीक। उसके साथ साथ अगर अपन बात करें तो पूरी दुनिया में 100 अरब से 100 अरब से भी ज़्यादा का मार्केट है चिप का। ताइवान के ऊपर अगर कब्जा करेगा चाइना तो पूर्ण रूप से उस चिप मार्केट के ऊपर ही उसका कब्जा हो जाएगा, जो कि पूरी दुनिया के लिए गलत बात होगा। क्योंकि अगर चाइना चिप मार्केट के ऊपर कब्जा कर लेगा तो आपको बता दूं कि जितने भी फाइटर जेट्स होते हैं, है ना, बड़े बड़े फाइटर जेट्स हो गए, हवाई जहाज़ हो गए, सिग्नल्स में हर जगह जो है चिप का यूज़ होता है। और पूरी दुनिया की फाइटर प्लेन्स के ऊपर कब्जा कर करके, क्योंकि वो चिप की सप्लाई करेगा ही नहीं तो पूरी दुनिया का जो डिफेंस सेक्टर है उसको कमज़ोर कर देगा चाइना। तो ऐसा हो नहीं सकता, है ना, कि चाइना जो है सो ताइवान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करे और दुनिया के अलग अलग देशों से कोई रिएक्शन आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। तो ताइवान के लोग अभी जो है सो पूर्ण रूप से जो है सो एक्टिव हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि अपने देश के लिए कुछ किया जाए। क्योंकि अभी देखिए रूस और यूक्रेन के बीच में जो अभी युद्ध हुआ है, जो वॉर हुआ है, ताइवान के लोग जाकर के यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर रसिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है और अगर रसिया वहाँ पर जीत गया तो चाइना हमें नहीं छोड़ेगा, है ना। तो ये बहुत लंबा चौड़ा जो है सो रिलेशन है। तो मैंने इसको छोटे वे में समझाने का प्रयास किया है। तो ताइवान के लोग जो है क्या है, अभी थोड़े से डरे हुए हैं, थोड़े इन चीज़ों को लेकर के डरे हुए हैं, इसीलिए उन्होंने जो है सेना में जाने का प्लान बना लिया है कि चाहे जो भी स्थिति हो, अपने देश के लिए जो है सो अपने देश की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देना कोई बड़ी बात नहीं है, वो एक शहादत का काम होता है, ठीक। तो बस यही समझाना था कि क्या क्या स्थिति हो सकती है। अगर भारत के नज़रिए से देखा जाए तो भारत को भी थोड़ा सा क्या है कि चाइना के ऊपर दबाव बनाने के लिए, क्योंकि चाइना हमारे साथ भी कॉन्फ्लिक्ट में, हमारे साथ भी विवादों में है, तो चाइना के ऊपर दबाव बनाने के लिए भारत को बीच बीच में ताइवान का सपोर्ट करते रहना चाहिए। और चाइना के आसपास के जितनी भी कंट्री हैं, चाइना के जितने भी पड़ोसी देश हैं,
उनको भारत को सहयोग करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए फाइनेंशियली, है ना। वहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स में जाकर के काम करना चाहिए, ताकि चाइना को ये लगे कि हमारे आसपास के देशों में भी भारत की पहुंच बढ़ रही है। उससे क्या होगा कि वो थोड़ा सा रिलेशन को जो संबंध है उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जो है सो चाइना और ताइवान के बीच में जो रिलेशन था उसको समझाने का प्रयास किया है, और बहुत ही कोई हार्ड भाषा या कोई हार्ड टर्मिनोलॉजी का प्रयोग नहीं किया, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने बताया है इससे आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा, ठीक है। और अगर मेरे से कुछ गलती हो गई हो तो आप जो भी है, छोटा भाई या फिर कुछ भी समझ करके जो है सो आप मुझे माफ़ कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज के लिए तो बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। अभी मौसम ख़राब चल रहा है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। धन्यवाद, बाय।